Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today video we will know about the B.Ed third semester how to make Hindi lesson plan. But before starting this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for further upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेज अपने फाइल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। लेकिन पहले हम आपको यह बता दें कि यह पाठ योजना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा होती है जिसे हम पाठ योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आपके विद्यालय का जो भी नाम होता है उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो छात्रा अध्यापिका का नाम। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो या जिस भी डेट को आप अपनी टीचिंग के लिए आप जाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस भी विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चक्र में हमने सेकंड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कक्षा में हमने 8th लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम 8th क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उपविषय। यहाँ पे हमारा उपविषय है हिंदी गद्य, इसलिए हमने उपविषय में लिखा हुआ है हिंदी गद्य। अगर आपका उपविषय है तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप उपविषय नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए उसी समय को, उसी टाइम को, उसी अवधि को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिले हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है लाख की चूड़ियाँ। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है या पाठ का नाम होता है इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स, इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। और इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप हिंदी की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने हिंदी की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट्स है छात्रों गद्य माध्यम से मातृभाषा से जोड़ना। छात्रों को गद्य माध्यम से मातृभाषा से जोड़ना। चौथा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है हिंदी भाषा में लिखित गद्य खंडों का भाव अनुगुण का विराम चिन्हों में पढ़ने संबंधित योग्यता का निर्माण करना। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है चारों कौशलों का विकास करना। छठा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्रों के हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना। सातवां पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में दैनिक जीवन में हिंदी की उपयोगिता बताना।
उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है, छात्र लाख की चूड़ियाँ विषय को समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा यह ज्ञानात्मक उद्देश्य में है, छात्र पाठ में आए नए शब्दों को समझ पाएंगे। छात्र पाठ में आए नए शब्दों को समझ पाएंगे। उसके बाद हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों को कहानी को समझकर उसके सकारात्मक पहलू को जीवन में अपनाएंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्र पद संबंधी भाषा का उपयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में दूसरा पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को पद के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को पद के महत्व को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिस भी टॉपिक को समझाने के लिए जो सामग्री का यूज करके बच्चों को वो टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, बच्चों को वो टॉपिक आप क्लियर करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो, छात्र लाख की चूड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सकें, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में हम छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बच्चों हम किस देश में रहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, हम भारत देश में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो छात्र आंसर देते हैं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, राजस्थान में महिलाएं हाथ में क्या पहनती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, राजस्थान में महिलाएं हाथ में कंगन, चूड़ियां, कड़े पहनती हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, चूड़ियां किसकी बनी होती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, चूड़ियां लाख या कांच की बनी होती हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, लाख की चूड़ियाँ कहानी के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। पांचवें क्वेश्चन के आंसर के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। लाख की चूड़ियाँ के विषय में छात्रों को कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, आज मैं आप लोगों को लाख की चूड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद
आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम में आप लिखेंगे छात्रा अध्यापक सभी बच्चों को कामता नाथ द्वारा रचित लाख की चूड़ियाँ कहानी के पाठ को खोलने का निर्देश देता है। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे पाठ खोलेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन उसके बाद आप लिखते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में छात्रा अध्यापक कक्षा के स्तर, यति, गति, आरोह अवरोह, शुद्धता, स्पष्टता का ध्यान रखते हुए पाठ्य वस्तु का आदर्श वाचन करता है। उसके बाद छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप लिखेंगे विषय वस्तु का लेखन। उसके बाद आप लिखते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन उसके बाद आप छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा बच्चों को विषय वस्तु का अनुकरण वाचन करने का निर्देश दिया जाता है। शुद्धता, स्पष्टता, यति, गति। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र अनुकरण करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं अशुद्ध संशोधन। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र द्वारा पढ़ी गई विषय वस्तु में हुई अशुद्धियों को छात्राध्यापक छात्रों के सहयोग से शुद्ध करवाता है। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र शुद्ध वाचन करेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य सारांश। छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे अशुद्ध अशुद्ध, परिवर्तन का शुद्ध होगा परिवर्तन, मशन का शुद्ध होगा मशीन, औपचारिक का शुद्ध होगा औपचारिक, शहरीकरण का शुद्ध होगा शहरीकरण, व्यक्तित्व का शुद्ध होगा व्यक्तित्व। उसके बाद आप लिखते हैं कठिन निवारण। कठिन निवारण छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम छात्राध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का निवारण करवाता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम में शब्द अर्थ, ग्राम का होगा गांव, सहज का होगा सरल, मालूम का होगा पता होना, प्रवचन का होगा अच्छे वचन। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र उत्तर पुस्तिका में शब्दों का निवारण करवाता है। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश कार्य। उसके बाद शब्दार्थ वाले कॉलम में छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम में शब्दार्थ वाले कॉलम लिखेंगे औरत का, महिला, प्रभाव का असर। उसके बाद आप हेडिंग डालते हैं मौन वाचन। छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को कामतानाथ द्वारा रचित कहानी लाख की चूड़ियों का मौन वाचन करने का निर्देश देता है। छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम में आप लिखेंगे सभी छात्र मौन वाचन करते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालते हो। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं जिसके आप बोधात्मक प्रश्न छात्रों से पूछेंगे, जिसके लिए आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम बनाएंगे, छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आप शिक्षण बिंदु के कॉलम में लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न व पुनरावृत्ति प्रश्न। आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं
लाख की चूड़ियाँ कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो छात्र आंसर देते हैं लाख की चूड़ियाँ कहानी के मुख्य पात्र बदलू, मामा व बालक हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इस कहानी में किस व्यवसाय की चर्चा की गई है? तो छात्र आंसर देते हैं लाख की चूड़ियाँ बनाने की चर्चा की गई है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक कौन है? तो छात्र आंसर देते हैं कामता नाथ। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, सहज का अर्थ क्या होता है? तो छात्र आंसर देते हैं सरल। उसके बाद आप हेडिंग डालते हैं मूल्यांकन। छात्राध्यापकियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न आप पूछते हैं, बदलू मामा बच्चों को किसकी गोलियां बना कर देता है? तो छात्र आंसर देते हैं बदलू मामा बच्चों को लाख की गोलियां बनाकर देता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बदलू व्यवसाय से किस जाति का था? तो छात्र आंसर देते हैं मनिहार जाति का था। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बालक बहुत दिनों बाद गांव क्यों वापस आता है? तो छात्र आंसर देते हैं पिता की बदली होने के कारण गांव वापस आता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, बालक दुखी क्यों था? तो छात्र आंसर देते हैं लाख की चूड़ियों के व्यवसाय खत्म होने के कारण बालक दुखी था। पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, शहरों की औरतें चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? तो छात्र आंसर देते हैं उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है इसलिए चूड़ियाँ पहनती हैं। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, लाख की चूड़ियाँ इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों आप सब संक्षिप्त में लिखकर लाइएगा। हिंदी के इस पाठ्य योजना की PDF लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से इस पाठ्य योजना की PDF लिंक डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होता है मुझसे पूछने के लिए, या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, या कोई भी इस पाठ्य योजना को लेकर कोई भी आपके मन में विचार हो या क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आपको यह पाठ्य योजना अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह पाठ्य योजना अच्छा लगा। अगर आपको यह पाठ्य योजना हमारा अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।